हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना आपके लिए मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए प्रस्तावित पुस्तक दीपशिखा और संचयन से मिक्स आपके लिए कुछ एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। और मुझे आशा है कि मेरे प्रयास से आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। और अगर आपको भी लगता है कि मेरे प्रयास से सफलता थोड़ी मिल सकती है तो चैनल को लाइक करना तो बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आप सभी को अच्छे नंबर मिलें और मेरा प्रयास और आपका प्रयास दोनों मिलकर अच्छे रिजल्ट आपको दे सकें। तो इस शुभकामना के साथ मैं प्रारंभ करती हूँ एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन परीक्षा के लिए बोर्ड एग्जाम में आने लायक। तो प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उत्तरता से तंग आकर चरवाहे ने पहाड़ों पर बकरियों को चराना बंद कर दिया था। ऑप्शन कुछ भी हो, आप उसमें भेड़िया जहाँ भी होगा आप उसको टिक कर लीजिएगा। भेड़िया ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम वाले लेसन का कि छोटे मोटे लक्ष्यों में अपने आप को सीमित कर लेना कैसा होता है। आप इसके उत्तर में लिखेंगे गुनाह जैसा होता है। नंबर 3 आता है तिरुवल्लुवर किस राजा के दरबार के सम्मानित कवि थे। उत्तर में कहीं भी आपको एलाल शेंगान हो तो आप एलाल शेंगान को सेलेक्ट कर लीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एलाल शेंगान ही वो राजा थे जिसके दरबार के सम्मानित कवि तिरुवल्लुवर माने जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी। ऑप्शन में कहीं भी वर्षा ऋतु हो आप उसको चुन लीजिएगा, आप उसको चुनकर सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। वर्षा ऋतु नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु थी। अगला सवाल है कि प्रकृति के भीतर छिपे खजाने को कौन प्राप्त कर सकता है। आप इसके उत्तर में लिखेंगे प्रकृति के भीतर छिपे खजाने को उद्यमी नर प्राप्त कर सकता है। तो उद्यमी नर ऑप्शन जहां भी हो आप उसी को चुनेंगे, आपका सवाल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि सुल्तान को बाबा भारती से छीन कर ले जाने वाले डाकू का नाम क्या था। ऑप्शन में कहीं भी खड़क सिंह हो आप उसको चुन लीजिए, आपका सवाल सही हो जाएगा। और खड़क सिंह ही बाबा भारती से सुल्तान को छीन कर ले जाने वाला डाकू था। अगला सवाल है तंबलम का क्या अर्थ है। तो इसके उत्तर में जहां भी पैकेट लिखा हो आप उसको चुन लीजिएगा, क्योंकि तमिल में तंबलम शब्द का अर्थ होता है पैकेट, उपहार का। क्वेश्चन नंबर 8 है महादेवी वर्मा द्वारा पालित कुतिया का नाम क्या था। ऑप्शन में कहीं भी चित्रा हो आप उसको चुन लीजिएगा, आपका सवाल सही हो जाएगा। चित्रा महादेवी वर्मा द्वारा पालित कुतिया थी जिसको उन्होंने अपने पास पाल रखा था। अगला सवाल रखती हूं मैं कि हरिहर काका कुल कितने भाई थे। तो हरिहर काका कुल 4 भाई थे। सवाल में जरा सा भी कंफ्यूजन होगा। देखिए हरिहर काका के कितने भाई थे तो 3, और हरिहर काका कुल कितने भाई थे तो 4। हरिहर काका सब मिलकर 4 भाई थे। 4 ऑप्शन जहां भी हो आप उसको चुन लीजिएगा, आपका सवाल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि सपनों के से दिन के लेखक का क्या नाम है। इसके ऑप्शन में जहां भी आपको गुरुदयाल सिंह हो आप लिख लीजिए, क्योंकि सपनों के से दिन के लेखक गुरुदयाल सिंह जी है। अगला सवाल नंबर 11 होता है कि टोपी 9वीं कक्षा में कितनी बार फेल हुआ था। ऑप्शन में जहां कहीं 2 हो आप उसको लिख लीजिएगा, आपका चुनाव सही होगा। तो टोपी कक्षा 9वीं में वो 2 बार फेल हुआ था। सवाल नंबर 12 होता है कि रेल बम्बा किसका नाम था। तो रेल बम्बा गुरुदयाल सिंह के साथ पढ़ने वाले एक सहपाठी, उसका नाम उमा था। उमा को सभी रेल बम्बा कहा करते थे। तो इस क्वेश्चन के आंसर में रेल बम्बा किसका नाम था, तो जहां कहीं भी ओमा हो आप ओमा को चुन लीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हरिहर काका ने कुल कितने विवाह किए थे। तो हरिहर काका ने 2 विवाह किए थे और दोनों पत्नियों का देहांत हो गया था। नंबर 14 है कि नीलकंठ के छाया के समान रहने वाली मोरनी का क्या नाम था। तो नीलकंठ की छाया के समान रहने वाली मोरनी का राधा नाम था। जहां ऑप्शन में राधा हो आप राधा चुन लीजिए, आपका सवाल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वपूर्ण साधन एपीजे अब्दुल कलाम किसको मानते हैं। ऑप्शन में जहां कहीं भी 25 वर्ष से कम उम्र के नौजवानों को हो आप उसको चुन लीजिए, क्योंकि इसके उत्तर में यही होगा। 25 वर्ष से कम उम्र के नौजवानों को ही एपीजे अब्दुल कलाम विकसित राष्ट्र बनाने के रास्ते में महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। 15 है कि सन 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने
का महत्वपूर्ण साधन एपीजे अब्दुल कलाम किसको मानते हैं? उत्तर में जहां कहीं भी 25 वर्ष से कम उम्र के नौजवान हो, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, आपका सवाल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, तिरुवल्लुवर की माता किस जाति की थी? उत्तर में जहां कहीं भी दलित हो, आप दलित को चुन लीजिए, ऑप्शन सही हो जाएगा। तिरुवल्लुवर की माता दलित जाति की महिला थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंगारक वायु किसे कहते हैं? तो अंगारक वायु कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जहां कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, आप उसको चुन लीजिए, आपका सवाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने अपने सामने संचार उपग्रह और दूर संवेदी उपग्रह की रूपरेखा तैयार कर उन्हें खुद विकसित करने का ध्येय अपने सामने रखा था? उत्तर में जहां कहीं भी विक्रम साराभाई हो, आप उसको चुन लीजिए। विक्रम साराभाई ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने सामने संचार उपग्रह और दूर संवेदी उपग्रहों की रूपरेखा तैयार कर इन्हें खुद विकसित करने का ध्येय अपने सामने रखा था। तो विक्रम साराभाई करेक्ट ऑप्शन होगा, आप इसको चुन लीजिए, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पेड़ पौधों की संतान किसे बताया गया है? उत्तर में जहां कहीं भी बीजों को होगा, आप उसको चुन लीजिएगा, क्योंकि बीजों को ही पेड़ पौधों की संतान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बड़े मियाँ मोर के बच्चों को अन्य खरीदारों को देने के बजाय लेखिका को ही क्यों देना चाहते थे? ऑप्शन में आप ये लिखेंगे कि अन्य मोरनी के अन्य जो लोग थे, अगर उनको बेचते तो मोर मोरनी के पंजों से वो लोग दवा बनाना चाहते थे, और मोर मोरनी को के पंजों से वो दवा बनाने के लिए मोर मोरनी को खरीदना चाहते थे। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरुवल्लुवर के पिता किस जाति के थे? आप इसके आंसर में लिखेंगे तिरुवल्लुवर के पिता ब्राह्मण जाति के थे। तो ब्राह्मण जाति के होने पर आपका अगर ऑप्शन आता है तो ब्राह्मण पर चुन लीजिए, अगर क्वेश्चन में आता है शॉर्ट क्वेश्चन में तो ब्राह्मण जाति के थे, ऐसा लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से किसकी शिकायत करते हैं? आंसर में आप लिखेंगे श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हैं, और बलराम की शिकायत करते हुए माता से वो अपनी बात कहते हैं। अगला क्वेश्चन होता है कि भारत की मिट्टी क्या गाती है? इसके उत्तर में लिखेंगे कि भारत की मिट्टी वेद उपनिषद गाती है। भारत की मिट्टी वेद उपनिषद गाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन नींद में डूबा हुआ सा प्रतीत होता है? तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र को सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से प्रतीत होते हैं। ऐसा कवि का मानना है कि सतपुड़ा के घने जंगल उनको नींद में डूबे हुए से प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन में अगर आप आता है तो कौन नींद में डूबे हुए प्रतीत होते हैं, तो सतपुड़ा के घने जंगल ऑप्शन का चुन लीजिएगा। आंसर आता है तो भी लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में ऑप्शन में आता है तो भी एक ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि पेड़ के कौन से दो प्रमुख भाग हैं? तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि जड़ और तना पेड़ के दो प्रमुख भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ की संतान किसे बताया गया है? तो पेड़ की संतान बीजों को बताया गया। बीज ऑप्शन पे करेक्ट कर लीजिए, या ऐसे भी लिखना होगा आंसर, तो लिखेंगे पेड़ की संतान बीजों को बताया गया है। अगला सवाल है कि प्रकृति के भीतर छिपे खजाने को कौन प्राप्त कर सकता है? उत्तर में लिखेंगे प्रकृति के भीतर छिपे खजाने को उद्यमी नर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मा का अभिलेख कौन पढ़ा करते हैं? उत्तर में लिखेंगे कि ब्रह्मा का अभिलेख निरुद्यमी प्राणी पढ़ा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि गिरधर किसे 4 दिन का मेहमान बताते हैं? आंसर में होगा धन को। कवि गिरधर धन को 4 दिन का मेहमान बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर काका कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो हरिहर काका कहानी के लेखक का नाम श्री मिथिलेश्वर है। आप ऐसा लिख लेंगे, श्री मिथिलेश्वर को लिखते समय आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल होगा इरफान का पूरा नाम क्या था? इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि इरफान का पूरा नाम सैयद जरगाम मुर्तजा था। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर काका के परिवार में कुल मिलाकर कितनी जमीन थी? उत्तर में लिखेंगे 60 बीघा जमीन थी। 60 बीघा जमीन थी, 15 बीघा हर भाई के हिस्से पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ठाकुरबाड़ी के नाम पर कितनी जमीन थी? इसके उत्तर में लिखेंगे कि ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे जमीन थी। ठाकुरबाड़ी के नाम पर पूरी 20 बीघे जमीन लोगों के दान द्वारा प्राप्त हुई थी। इस तरह मैं आपके सामने सारे क्वेश्चंस रखती हूँ। मुझे आशा है आपको मेरे प्रयास से सफलता मिलेगी, और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। धन्यवाद।